नमस्कार व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बड़ी साधारण चर्चा हम करने वाले हैं। जनरल छोटी छोटी बातों से कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, इस टॉपिक को लेके आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। और आज जो हमारी चर्चा का डिस्कशन का जो विषय है वो ये है कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसा रहता है या जो आप एफडीज़ करते हैं, क्या इनके अलावा भी आपके पास में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें जो है रिस्क कंपोनेंट कम होता है और आप एफडी की तुलना में या जो सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है उसकी तुलना में ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इन्हीं सारे फाइनेंशियल टूल्स को लेके आज हमें चर्चा करना है कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं कि बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए, बिना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए, इक्विटी मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए, कैसे आप लिक्विड फंड्स के माध्यम से या आरबीआई के जो गिल्ट फंड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उनके माध्यम से किस तरीके से एफडी और सेविंग अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको इस चैनल का काम पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर्स करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, नियर एंड डियर से इस चैनल के बारे में चर्चा करें। आपके जो भी महत्वपूर्ण सजेशन और सुझाव हैं हमें देने की कृपा करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सेविंग अकाउंट्स में काफ़ी अमाउंट में जो है वो पैसा रखा रहता है, वो किसी भी तरीके का उसका इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लगातार सेविंग अकाउंट में पैसा बना के रखते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आए हैं कि उन पैसों से जो आपको 3% के आसपास का सेविंग अकाउंट में जो ब्याज मिलता है उससे क्या आप जो इस समय इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो 5% के आसपास हैं, परंतु एक्चुअल जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो करीब करीब 8 से 10% के बीच में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको आज 100 रुपये में मिल रही है, इन्फ्लेशन के कारण हो सकता है आपको 1 साल के बाद वो चीज़ 108 या 110 रुपये में मिलेगी। तो जब आप 100 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में अगर 1 साल के लिए आप रखते हैं और उस पर 3% का एनुअल ब्याज मिलता है तो उसकी जो वर्थ है वो 103 रुपये होती है। और इन्फ्लेशन के कारण किसी कमोडिटी की या किसी आइटम की जो वैल्यू है वो बढ़ के 110 रुपये हो जाती है। तो 110 में से 103 रुपये को अगर आप माइनस करोगे तो 7 रुपये के नेट लॉस में आप रहते हो। और ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो बहुत कम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में प्रोटेक्टेड रहता है, उसमें हमें किसी तरीके की रिस्क नहीं रहती। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके पैसे की वैल्यू, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसका मतलब है कि पैसे की जो वैल्यू है वो लगातार समय के साथ में घटती है। आपकी जो परचेसिंग पावर है उसमें लगातार जो है गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए अपने पैसे को सही तरीके से प्लान करके उसको अलग अलग टूल के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भी ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल व्हीकल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिनके माध्यम से आप सेविंग अकाउंट से जो आपको ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा का ब्याज जो है आप अर्न कर सकते हैं। क्या कभी आपने जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ पे ये चर्चा की है कि क्या जो स्वयं फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में मिलती है या जो सेविंग प्लस का अकाउंट होता है उसमें जो ब्याज मिलता है और सेविंग अकाउंट का जो ब्याज मिलता है उसमें कोई अंतर है क्या आप स्वयं फैसिलिटी अगर अपने सेविंग अकाउंट में एक्टिवेट करा लेते हैं तो आप ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, कई बैंक्स आपको जो है स्वयं फैसिलिटी देते हैं या सेविंग प्लस के अकाउंट का आपको ऑप्शन देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक लिमिट आप अपने सेविंग अकाउंट में फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए आपने सेट कर दिया कि 50,000 रुपये तक की जो अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट में रहेगा और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपये आता है तो 50,000 रुपये तक आपको जो है सेविंग अकाउंट का जो 3% का ब्याज है वो मिलेगा और रिमेनिंग जो 50,000 रुपये है वो आपका स्वयं फैसिलिटी में चला जाएगा और उस पर आपको 5% या 5.5% का जो है ब्याज मिल सकता है। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग ब्याज रेट होते हैं। हर बैंक ये स्वयं फैसिलिटी नहीं देता, पर जो प्रमुख बैंक हैं वो ये फैसिलिटी देते हैं।
तो पहला फाइनेंशियल फंडा जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आप कम से कम अपने सेविंग अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड अमाउंट डिसाइड कर लें जो आपको लगता है कि आपके 2 महीने 3 महीने के खर्चे के लिए ज़रूरत आपको पड़ सकती है। उसके ऊपर का जो एक्सेस अमाउंट है वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप बैंक में जाके एक फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके माध्यम से आपकी ऑटो स्वीप फैसिलिटी या आपका अकाउंट जो है वो सेविंग प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्द इस फैसिलिटी की जानकारी लीजिए और कोशिश करिए कि कुछ अमाउंट पे एटलीस्ट आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा कम से कम 5% 5.5% का जो है आपको ब्याज मिल सके। तो पहला जो फाइनेंशियल फंडा है वो आपका सेविंग प्लस का या ऑटो स्वीप फैसिलिटी का है। अब चलिए दूसरा हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं। मैंने ये पाया है कि 10 में से 7 लोग जो है फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं बैंकों में। पर क्या आप जानते हैं बैंकों के अलावा जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं इनमें भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो चलिए अब इस मैटर पे हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कंपनीज होती हैं उनको अपने बिजनेस रन करने के लिए, अपने बिजनेस में एक्सपांसन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा वो 2 तरीके से मेनली ब्रॉडली मार्केट से जो है रेस करते हैं। पहला तरीका इक्विटी के माध्यम से होता है जिसमें वो आईपीओ मार्केट से या स्टॉक मार्केट के माध्यम से पैसा रेस करते हैं, और दूसरा जो माध्यम होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो इक्विटी और डेट को मिला के कंपनीज का जो है कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है जिससे वो अपने जो उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। अब बात ये आती है कि जब ये डेट इंस्ट्रूमेंट से उनको पैसा रेस करना है तो इसके लिए उनके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से जनरल ऑप्शंस होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। तो देखिए, उसमें बॉन्ड्स होते हैं, उसमें उनके कमर्शियल पेपर्स होते हैं, उसमें उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट भी होती है जिसको कई लोग कॉर्पोरेट एफडीज भी बोलते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो ये भी बैंक एफडी की तरह होती हैं और इनमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए कंपनीज जो है फिक्स्ड डिपॉजिट लेके आती हैं। फ़ायदे की बात यह है इसमें कि अगर कंपनीज की जो अच्छी कंपनीज हैं अगर उनकी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2% तक जो आपको बैंक में एफडी के रिटर्न मिलते हैं उससे ज़्यादा का रिटर्न ला सकते हैं। कई एफडीज में ऐसा देखा गया है कि आपको 8% तक के जो है रिटर्न ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप कंपनीज की एफडी में डिपॉजिट करते हैं तो आप जो जनरल फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो आपका एफडी का ऑप्शन है उसके अलावा भी क्या आपके पास कोई ऑप्शन होते हैं। तो अब हम चलिए चर्चा करते हैं लिक्विड फंड्स की। दोस्तों, लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स बेसिकली एक प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं, कई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं जैसे आरबीआई का ट्रेजरी बिल है, और कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरल जो इनका ड्यूरेशन देखा गया है वो 1 से 91 दिन का ये होता है। जो इनकी मैच्योरिटी डेट होती है मैक्सिमम वो 91 डेज की होती है। तो लिक्विड फंड्स में सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि मान लीजिए आपने अगर एफडी 6 महीने के लिए कराया तो आपको 6 महीने मैच्योरिटी के लिए वेट करना पड़ता है, और अगर उसके पहले आप उसको जो है लिक्विडेट करते हैं या उससे एग्जिट होते हैं तो आपको 1 से 2% के बीच में जो है पेनल्टी चार्ज करते हैं बैंक्स। पर अगर आप लिक्विड फंड्स की बात करें तो लिक्विड फंड्स में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप उसमें एग्जिट कर जाते हैं। साथ ही साथ में उसमें जो जनरली जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो रिटर्न निकल के आता है वो एफडी से 1 से 1.5% ज़्यादा होता है। अगर वर्तमान में हम फिक्स डिपॉजिट की जनरल रेट्स की बात करें तो वो 5 से 6% के आसपास है। तो जो लिक्विड फंड्स हैं उनमें आप 7 से 8% के बीच का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर लिक्विड फंड्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमें यह देखना है कि ये जो लिक्विड फंड्स है इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, किस तरीके की मैच्योरिटी पे निकला है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसकी जानकारी जो है आपको जो इनके पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स होते हैं या जिस भी बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप ये जानकारी मांग सकते हैं कि इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या अदर सिक्योरिटी में किस तरीके का एक्सपोजर है। दूसरी बात यह है कि जो अच्छी कंपनीज के लिक्विड फंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिकॉग्नाइज्ड नाम हैं जैसे आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है, एसबीआई का, एक्सिस है, जो आपने सुन रखे हैं। इन नाम जैसे ये नाम आते हैं तो आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क एडवर्स होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके माइंड में कॉन्फिडेंस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के लिक्विड फंड्स अच्छे होते हैं जिनकी अलग अलग वेबसाइट्स में जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो
तो लिक्विड फंड्स में आपको फंड्स जो है विड्रॉल करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ में इसमें आपको जो रिटर्न है वो नॉर्मल एफडी से 1 से 1.5% ज़्यादा का रिटर्न आ सकता है। तो जो भी आप इमरजेंसी फंड या कॉन्टीजेंसी फंड बनाते हैं उसमें लिक्विड फंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अब लिक्विड फंड्स में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, वो ये है कि लिक्विड फंड्स में कम से कम हमें 7 दिन के लिए इस फंड्स को होल्ड करना है, क्योंकि अगर 7 दिन के पहले आप इस फंड को एग्जिट कर जाएंगे तो फिर आपको एग्जिट लोड लग सकता है, जो कि 0.5% से लेके 1.5% आपका जो रिटर्न बनता है उसके ऊपर लग सकता है। तो इसलिए हमें कम से कम 7 दिन के लिए इसको होल्ड करना है। तो लिक्विड फंड्स के माध्यम से जो आप इमरजेंसी फंड्स की यार एक जो आप अपने पैसे में सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा जो आपकी रिटर्न की है, और इसमें बहुत मिनिमल रिस्क रहती है, इंटरेस्ट रेट की रिस्क रहती है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क नहीं होती। तो आज ही आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फंड्स के बारे में जानकारी लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लिक्विड फंड्स की चर्चा कर ली, हमने कॉर्पोरेट एफडीज की चर्चा की है, हमने आपसे ऑटो स्वीप फैसिलिटी के फाइनेंशियल फंडे की चर्चा की है, और अब मैं जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंड रेज करती है उसके लिए एक बॉन्ड इशू करती है जिसको गिल्ट बॉन्ड या जी सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसके लिए अभी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने जो है रिटेल्स के लिए अब एक डेडिकेटेड अकाउंट आपको मिलता है, तो आप डायरेक्ट भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपकी इसको आपके पास इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ऐसे फंड्स का चुनाव कर सकते हैं जो आरबीआई के जो गिल्ट फंड्स होते हैं उसमें एक्सपोजर लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट जो है रिस्क फ्री होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की आरबीआई की इसमें आपको सॉवरेन जो है एक सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है। इसका भी जो जनरल रिटर्न देखा गया है वो कई जगह पे जो है 8.5% से लेके 10% के बीच में दोस्तों देखा गया है। तो ये भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड्स होता है या डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। और दोस्तों इन सभी में बहुत कम रिस्क रहती है और बहुत अच्छे रिटर्न आप जो सेविंग अकाउंट में और जो नॉर्मल एफडीज में आप अपना बड़ा पैसा जो आप फंसा के रखते हैं उसकी तुलना में आप अपने पैसे का इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और आपको ये बात भी समझना होगी कि दोस्तों बैंक में पैसा रखने से जो है आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला है। अगर आप उस पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो आपके फाइनेंशियल छोटे छोटे गोल्स होते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें लगातार आप जो है उनका अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे हमने जो लिक्विड फंड्स, गिल्ट फंड्स और कॉर्पोरेट एफडीज इनकी बात की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की आपकी क्वेरीज है, हमने फेसबुक में भी जो है एक ग्रुप तैयार किया है, उसमें भी साथ ही साथ में आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो है लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस से लेके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, अगर आपके मन में क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, आप होम लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं, किसी तरीके का इंश्योरेंस आप चाहते हैं, उसमें कई तरीके के ऐसे क्वेश्चन सवाल आपके दिमाग में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सवालों का आंसर मिले और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, किसी भी तरीके की आपको परेशानी ना हो, तो आप हमसे फेसबुक के माध्यम से और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमने अपना ईमेल आईडी भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ईमेल के माध्यम से भी अपना क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लिया जाए, और इसके बाद फिर एक हम लाइव एफएक्यू भी जो है इस चैनल पे लेके आएंगे। तो आज दोस्तों जो मैं आपके लिए फाइनेंशियल फंडेज लेके आया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इन फंडों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट लेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों लास्ट में अब इस वीडियो के जो है एक हम पॉजिटिव कोट्स के साथ में इस वीडियो को क्लोज करेंगे कि दोस्तों ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन बट ईगल फ्लाई अबव द क्लाउड्स। इसका मतलब होता है कि जब परेशानियां आती हैं तो बहुत सारे लोग उन परेशानियों में छुप जाते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं, पर जो लोग उनका सामना करते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है। तो इन्हीं पॉजिटिव लाइंस के साथ में आज की वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।